आसान है। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे। प्यार बच्चों, पहाड़ की ऊंचाइयाँ कभी किसी के रास्ते की बाधा नहीं बनती। आपके रास्ते की रुकावट बनती है तो वो होते हैं आपके पाँव के नीचे के छोटे छोटे कंकर। आगे बढ़ना है तो इन कंकरों को निकाल फेंको और आगे बढ़ो। सक्सेस आपको डेफिनेटली एक दिन प्राप्त होगी। डियर स्टूडेंट्स, इन्हीं शब्दों के साथ आज जो हम अध्ययन करने वाले हैं वो 12th क्लास की यूनिट 9 है, जिसका नाम है उप सहसंयोजक रसायन। और बहुत ही इजी टॉपिक है, इम्पोर्टेंट भी है और आपको इसमें समझना है। डेफिनेटली आप सारे क्वेश्चन करके आ जाओगे। तो आज हम पढ़ेंगे उप सहसंयोजक रसायन के बारे में। द्विक लवण क्या है, संकुल लवण क्या है। डियर स्टूडेंट्स, यदि आपने हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। 12th क्लास के केमिस्ट्री के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो मैं आपके लिए उपलब्ध करूंगा। तो द्विक लवण की जब हम बात करेंगे तो द्विक लवण किन से मिलकर बनता है, संकुल लवण किन से मिलकर बनता है, इसकी क्या क्या विशेषताएं, ये हम इनके एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेंगे। और ये क्वेश्चन आपको 2 नंबर में पूछा जाता है। कभी कभी सिर्फ द्विक लवण की परिभाषा पूछेंगे आपसे, या फिर कभी संकुल लवण की परिभाषा पूछेंगे, या फिर इन दोनों में डिफरेंस पूछते हो, अंतर पूछते हैं। तो आइए हम समझते हैं कि आखिर ये होते क्या है। तो स्टूडेंट्स, जब हम द्विक लवण की बात करें तो क्या होते हैं, ये सबसे पहली बात तो योगशील यौगिक होते हैं। योगशील मतलब ऐसे यौगिक जो ठोस अवस्था में ज़्यादा स्थायी होते हैं। ठीक है, किस अवस्था में ज़्यादा स्थायी होते हैं, ठोस अवस्था में ये ज़्यादा स्थायी होते हैं। और जब इनको हम जल में घोलते हैं तो ये वापस अपने उन घटक यौगिकों में टूट जाते हैं या विभक्त हो जाते हैं, जिनसे मिलकर ये बने होते हैं। दूसरी बात, इनके घटक यौगिक भी अपने अपने आयनों में टूट जाते हैं। ठीक है, तो देखते हैं द्विक लवण की डेफिनेशन तो हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे सही। इसका एग्जाम्पल देखते हैं ये कैसे बनता है। तो द्विक लवण की जब हम बात करेंगे तो ये बनता है FeSO4 प्लस NH4 ट्वाइस SO4 प्लस 6H2O। ठीक है, जब इनके हम रिएक्शन कराते हैं, इनको हम जोड़ते हैं, कंबाइन करते हैं स्टूडेंट्स, तो ये आपस में मिलकर बनाते हैं हमारे पास में इस प्रकार से FeSO4 डॉट, है ना, यहाँ लगाना आपको NH4 ट्वाइस SO4 डॉट 6H2O। ठीक है, इस प्रकार से या तो हम बोले इसको फेरस सल्फेट, अमोनियम सल्फेट प्लस जल आपस में जब हम मिलाएं, इनको योगशील यौगिक की तरह हम इनको जोड़ दें तो ये इस प्रकार से कंपाउंड बनाता है। और ये कंपाउंड जो होता है इसको हम फेरस अमोनियम सल्फेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम? फेरस अमोनियम सल्फेट। ठीक है, ये एग्जाम्पल है हमारे पास में द्विक लवण का। इसकी डेफिनेशन क्या लिखेंगे कि द्विक लवण ऐसे योगशील यौगिक होते हैं जो ठोस अवस्था में ज़्यादा स्थायी होते हैं। लेकिन ये स्टूडेंट्स, जब हम इनका जलीय विलयन करते हैं, जलीय विलयन से तात्पर्य ये होता है कि उसमें हम जब पानी मिलाते हैं, है ना, उसका हम विलयन बनाते हैं या उसको घोलते हैं, तो जैसे इसमें हम पानी मिलाएंगे, इसमें हमने क्या मिलाया, पानी मिलाया, मीन्स वाटर मिलाया, H2, है ना, तो ये वापस अपने उन घटक यौगिकों में, घटक से तात्पर्य होता है जिससे कोई पदार्थ मिलकर बनता है ना। सपोज हम सॉल्यूशन की बात करें, विलयन की बात करते हैं, तो विलयन में कितने घटक होते हैं? विलयन में 2 घटक होते हैं। एग्जाम्पल समझना, हम विलयन की भी यदि बात करें, विलयन किससे मिलकर बनता है? एक होता है विलय और एक होता है विलायक। ठीक, नॉर्मल परिभाषा है। विलय प्लस विलायक से मिलकर बनता है विलयन। जिससे मिलकर विलयन बनता है उसके घटक कहलाते हैं। तो ये विलय और विलायक क्या होता है? विलयन के घटक होते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से जैसे हम पानी मिलाते हैं तो अपने घटक यौगिकों में वापस से टूट जाता है। कौन कौन से यौगिकों में टूटेगा? ये फेरस सल्फेट, अमोनियम सल्फेट। तो इनको हम यहाँ पर लिख रहे हैं, पानी मिलाने पर ये हो जाएगा FeSO4 प्लस NH4 ट्वाइस SO4। ठीक है, मतलब ये कैसे यौगिक है? जब हम इनका जलीय विलयन करते हैं तो अपने वापस उन्हीं घटक यौगिकों में टूट जाते हैं जिनसे मिलकर बने होते हैं। और एक और बात है, ये घटक यौगिक भी अपने अपने आयनों में विभक्त हो जाते हैं। मतलब
FeSO4 जो बना है मिलकर अमीन से मिलकर बना जो ये फेरस सल्फेट, तो ये टूटेगा तो किसमें बनेगा, ये हो जाएगा Fe+2 आयन, और ये SO4 भी हो जाएगा, SO4 पर चार्ज है -2। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ की यदि हम बात करें, ये घटक आयन कौन कौन से हो गए, एक तो अमोनियम है, यहाँ पर हो जाएगा NH4 प्लस चार्ज और SO4 पर -2 चार्ज। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हमारा द्विक लवण है। आप देखना, हमने जो इसकी डेफिनेशन आपको मैं बता रहा हूँ कि द्विक लवण ऐसे यौगिक यौगिक होते हैं जो ठोस अवस्था में अधिक स्थायी होते हैं तथा जलीय विलयन करने पर ये अपने उन घटक यौगिकों में टूट जाते हैं जिनसे मिलकर ये बनते हैं। ठीक है, और घटक यौगिक भी अपने अपने आयनों में विभक्त हो जाते हैं, तो ऐसे समस्त यौगिक द्विक लवण कहलाते हैं। ओके, तो आपको ये बात याद रखना है। एग्जाम्पल फेरस अमोनियम सल्फेट। तो द्विक लवण की बात समझ में आ गई, उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ में आई होगी। ठीक है, अब हम दूसरे पहलू पर जाते हैं, संकुल लवण होता क्या है ना। तो प्यारे बच्चों, संकुल लवण की यदि हम बात करेंगे तो संकुल लवण मीन्स कॉम्प्लेक्स सॉल्ट की बात करते हैं। यह भी यौगिक यौगिक है, लेकिन इनमें अंतर सिर्फ इतना है कि ये जलीय और ठोस दोनों अवस्था में अपना स्वतंत्र अस्तित्व रखते हैं। कैसे बनते हैं देखना, तो यहाँ पर FeCN2 प्लस 4KCN मीन्स पोटेशियम साइनाइड है ना। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास में फेरस साइनाइड। इनका जब हम आपस में इनकी क्रिया कराते हैं, इनका योग कराते हैं, तो हमें प्राप्त होता है यहाँ पर K4FeCN6, जिसको पोटेशियम फेरोसाइनाइड भी बोलते हैं, है ना। ये हमें मिलता है। आप देखना, अभी सिर्फ मैं एग्जाम्पल से आपको डेफिनेशन समझाऊंगा, ये बात समझ लेना आप। पोटेशियम फेरोसाइनाइड ये किसका एग्जाम्पल है, साइनाइड किसका एग्जाम्पल है, ये संकुल लवण का, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट का। डेफिनेशन क्या होगी देखिए, ऐसा यौगिक यौगिक जो जलीय और ठोस दोनों अवस्था में अपना स्वतंत्र अस्तित्व रखते हैं, लेकिन जब इनका हम जलीय विलयन करते हैं स्टूडेंट, इसमें हम क्या मिलाएंगे, पानी मिलाएंगे, है ना। पानी मिलाया, यहाँ पर पानी मिलाया था, ये अपने घटक यौगिकों में टूटते हैं, लेकिन यहाँ पर जब हम पानी मिलाएंगे तो ये उन यौगिकों में नहीं टूटते, उन घटक यौगिकों में नहीं टूटते जिनसे मिलकर बने होते, बल्कि किसी तीसरे संकुल आयन का निर्माण कर देते हैं। कैसे देखिए, जैसे ये पानी मिला है तो यहाँ पर ये पोटेशियम अलग हो जाएगा प्लस चार्ज के साथ, ठीक है। और यहाँ पर ये वाला जो हमारे पास में FeCN6 है ना, ये इस प्रकार से FeCN6-4, ठीक है, इस पर चार्ज -4 लेके ये अलग हो गया। तो ये संकुल आयन है, मतलब किस तीसरे संकुल आयन का निर्माण करते हैं। यहाँ पर क्या था, इसमें हमने पानी मिलाया तो ये आपस उन्हीं घटक आयनों में, उन्हीं घटकों में टूटते हैं जिससे मिलकर बनते हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है, जब इनका जलीय विलयन करते हैं तो ये वो घटक यौगिकों में नहीं टूटते जिनसे मिलकर बनते हैं, बल्कि किसी तीसरे संकुल आयन का निर्माण कर देते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा संकुल आयन। बात सुनिए आ रही, डेफिनेशन क्या होगी, ये ऐसे यौगिक यौगिक होते हैं जो ठोस और जलीय दोनों अवस्था में अपना स्वतंत्र अस्तित्व रखते हैं। जब इनका जलीय विलयन करते हैं तो ये उन घटक यौगिकों में नहीं टूटते जिनसे मिलकर बने होते हैं। ऐसे यौगिक संकुल लवण कहलाते हैं। एग्जाम्पल पोटेशियम फेरोसाइनाइड। ओके, ये बात समझ आ गई। अब इन दोनों में डेफिनेशन तो आपको क्लियर हो चुकी होगी जहाँ तक मैं समझता हूँ। तो केमिस्ट्री जितना समझोगे ना उतना आपको याद होगा। अब वो पूछता है कि द्विक लवण और संकुल लवण में अंतर लिखिए। पहले परिभाषा दीजिएगा। नंबर 1 पॉइंट क्या होगा, ऐसे यौगिक यौगिक जो ठोस अवस्था में अधिक स्थायी होते हैं द्विक लवण कहलाते हैं। ऐसे यौगिक यौगिक जो ठोस तथा जलीय दोनों अवस्था में अपना स्वतंत्र अस्तित्व रखते हैं संकुल लवण कहलाते हैं। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, द्विक लवणों का जलीय विलयन करने पर ये उन घटक यौगिकों में टूट जाते हैं जिनसे मिलकर बने होते हैं।
संकुल लवण का जलीय विलयन करने पर ये उन घटक यौगिकों में नहीं टूटते जिनसे मिलकर बने होते हैं, बल्कि किसी तीसरे संकुल आयन का निर्माण करते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? संकुल आयन। इज इट क्लियर? तीसरा पॉइंट देखिए, इन यौगिकों के आयनों के बीच, कौन से यौगिक? द्विक लवण वाले जो यौगिक है, इनके आयनों के बीच आयनिक बंध उपस्थित होता है। द्विक लवण में कौन सा बंध होगा? ओनली आयनिक बंध उपस्थित होता है। इन यौगिकों के आयनों के बीच में कौन सा बंध होता है? आयनिक बंध उपस्थित होता है। लेकिन संकुल लवण की जब हम बात करेंगे तो इन यौगिकों के या इन घटकों के या इन यौगिकों के आयनों के बीच में आयनिक और उपसहसंयोजी बंध दोनों उपस्थित होते हैं। दोनों कैसे? डियर स्टूडेंट्स, जब हम इस पूरे संकुल यौगिक की बात करेंगे तो यहाँ पर ये जो K4 और ये FeNCN6 की बात करेंगे तो ये K4 जो होता है हमारा पोटेशियम होता है, ये संकुल आयन से यहाँ पर जो बंध बनेगा है ना, यहाँ पर ये होगा आयनिक बंध, और इस प्रकार Fe और Cn के बीच में जो बंध बनेगा वो होगा उपसहसंयोजी बंध। हम आगे पढ़ेंगे इसको, ये क्या होता है उपसहसंयोजी बंध, क्या होता है Cn लिगेंड क्या होती है, सारी डेफिनेशन है इसके बाद पढ़ाऊंगा मैं आपको। तो आपको याद रखना है कि संकुल लवण में इनके जो यौगिक होते हैं कि यौगिकों के आयनों के बीच में आयनिक बंध और उपसहसंयोजी बंध दोनों उपस्थित होते हैं। ठीक है, तीसरा पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट देखना है, इनके अणुसूत्र में घटक लवण को पूरे रूप में तथा एक साथ लिखा जाता है, मतलब इसमें बीच में हमने कहीं डॉट लगा और साथ में लिख दिया। ठीक है, लेकिन संकुल लवण की जब हम बात करेंगे तो इनके अणुसूत्र में ये जो हमारे पास में संकुल आयन होता है उसको एक बड़े ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है। इनके अणुसूत्र में संकुल लवण को एक बड़े कोष्टक के अंदर लिखा जाता है। ठीक, एग्जाम्पल देना, फेरस अमोनियम सल्फेट, पोटेशियम फेरोसाइनाइड, ये अंतर हो जाएगा। तो डेफिनेटली यदि आपने इसको समझा है तो आपको रटने की ज़रूरत है ही नहीं। ठीक है, कैसे बना, कौन सा आयन बनाता है, किन आयनों में टूटता है। ठीक है, आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। ये समझ में आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप जब लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते हो तो हमें बहुत अच्छा लगता है, महसूस होता है कि हमारे वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं।